नमस्कार, स्वागत है सभी का जीवी यथार्थ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज से अपन संविधान की कंटिन्यू क्लास करेंगे और ख़ास तौर से वैसे सारे कंपटीशन क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, लेकिन स्पेशली सीईटी को ध्यान में रखकर अपन एक रैपिडली थोड़ा सा और सारे फैक्ट हैं इंक्लूड करते हुए संविधान का ढंग से अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और संविधान के लिए अपने को सबसे पहले पढ़ना होगा संविधान का निर्माण, और इसके लिए संविधान सभा का क्या योगदान रहा, किस प्रकार संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया, उसके बारे में। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अपन बात करें कि संविधान का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो संविधान किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था है उसको संचालित करने के लिए जो नियम और कानून किसी किताब में लिखे होते हैं वही उस देश का संविधान है। वैसे बेसिकली दो शब्दों से मिलकर संविधान बना है, सम और विधान। सम का मतलब समान, विधान यानी कानून या नियम, और पूरे देश में एक समान नियम या कानून लागू होते हैं संविधान के लिए। इस शब्द का कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आया, तो इंग्लैंड में एक व्यक्ति सर हेनरी मैन ने अपनी एक बुक लिखी, पॉपुलर गवर्नमेंट। और इस किताब में 19वीं सदी में इन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का प्रयोग किया, जिसका हिंदी अर्थ है संविधान। तो संविधान शब्द के जन्मदाता अगर कोई पूछे तो सर हेनरी मैन कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। ठीक। भारत में अगर बात करें संविधान की तो 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने एक बिल पेश किया, स्वराज्य बिल। इन्होंने एक विधेयक पेश किया, स्वराज्य बिल के नाम से जाना जाता है। और इसमें तिलक ने पहली बार भारत के लिए स्वराज्य की मांग की। तिलक का नारा ही था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। और हालांकि स्वराज्य शब्द के बारे में एक और फैक्ट आप याद रखना कि स्वराज्य शब्द के जन्मदाता तिलक नहीं थे। स्वराज्य शब्द है वो दिया था दयानंद सरस्वती ने, लेकिन स्वराज्य की मांग सबसे पहले करने वाले व्यक्ति कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। और इस बिल में संविधान का कहीं भी उल्लेख नहीं था, लेकिन इसकी झलक इसमें देखने को मिलती है भी हमारा राज्य होगा, इसका मतलब कानून भी हम ही बनाएंगे और उनके अनुसार शासन भी हम ही संचालित करेंगे। फिर इसके बाद में 1922 में महात्मा गांधी ने पहली बार ये मांग की कि भारत का जो संविधान है वो भारतीयों द्वारा ही निर्मित होगा, ठीक है। पहली बार ये मांग करने वाले कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होगा कौन थे? महात्मा गांधी। सबसे पहली बार स्वराज्य बिल पेश किया तिलक ने, भारतीयों द्वारा संविधान निर्मित होगा, ये बात किसने कही? महात्मा गांधी ने। और इसके बाद में एक अंग्रेज अधिकारी बर्किनहेड ने भारतीयों के सामने ये संविधान की जब बात चली तो इन्होंने चुनौती रखी कि भारतीय संविधान के बारे में क्या जानते होंगे, ये क्या ही संविधान का निर्माण करेंगे। तो इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा एक संविधान तैयार किया गया, जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, नेहरू रिपोर्ट। और ये संविधान का पहला ब्लूप्रिंट माना जाता है। हालांकि इसको स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि इसमें सारे जो सदस्य थे कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के सहमत नहीं होने के कारण इसको लागू नहीं किया गया। लेकिन फिर भी संविधान का पहला ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया? मोतीलाल नेहरू ने, जिसको किस नाम से जानते हैं अपन? नेहरू रिपोर्ट के नाम से। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें तो
1934 ईस्वी में M.N. रॉय। M.N. रॉय। M.N. रॉय वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा की मांग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? M.N. रॉय। M.N. रॉय ने कहा एक संविधान सभा होनी चाहिए और वही देश का संविधान बनाए। M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय मार्क्सवादी नेता थे, बाद में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी भी बनाई। और हालांकि सबसे पहले दुनिया में अगर बात करें विश्व स्तर पर तो संविधान सभा का कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका में आया। आपको पता है दुनिया का पहला लिखित संविधान है वो भी कहाँ का था? अमेरिका का। अमेरिका में 1787 में संविधान जब बना लागू हुआ तो उसके लिए संविधान सभा बनाई गई थी और अमेरिका का संविधान ही दुनिया का पहला लिखित संविधान भी माना जाता है। ठीक है, इंग्लैंड का संविधान सबसे पुराना है लेकिन वो लिखित नहीं है। और लिखित और अलिखित के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि किसी भी देश का संविधान निश्चित समय में निश्चित लोगों द्वारा तैयार किया गया हो उसको लिखित मानेंगे। इंग्लैंड में ऐसा नहीं था इसलिए उसको अलिखित माना जाता है। बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लैंड का संविधान लिखित है ही नहीं, सब कुछ सारी मौखिक बातें लिखित है लेकिन ना तो निश्चित समय में है ना ही निश्चित लोगों द्वारा है, इस वजह से वो अलिखित माना गया। ठीक है, अमेरिका का संविधान पहला लिखित संविधान। संविधान सभा का कॉन्सेप्ट भी पहले कहाँ आया? अमेरिका। फिर इसके बाद में भारत में 1935 में कांग्रेस पार्टी ने भी संविधान सभा की मांग की। कांग्रेस ने भी अपने वार्षिक अधिवेशन में दिसंबर में ये संविधान सभा की मांग की। इसके बाद में कांग्रेस ने इस मांग को लगातार दोहराया 1936 में, 37 में, 38 में। 38 में एक और चीज़ याद रखनी है, 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक और मांग की गई कि संविधान सभा है इसका निर्माण है वो वयस्क मताधिकार से होगा, वयस्क मताधिकार द्वारा होगा। संविधान सभा की मांग करने वाले पहले व्यक्ति M.N. रॉय 1934। कांग्रेस ने पहली बार कब मांग की? 1935 में। और सबसे पहले ये किसने कहा कि संविधान सभा का निर्माण है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा? जवाहरलाल नेहरू ने। कब कहा? 1938 में। ठीक है, इसके बाद में अंग्रेज़ों ने इस ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन 1939 में ऐसी आपदा आई कि अंग्रेज़ों को भी भारतीयों की बात है वो सुननी पड़ी और 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। विश्व युद्ध शुरू होने के बाद में अंग्रेज़ों के सामने समस्या थी कि उनको मैन पावर चाहिए था, विश्व युद्ध में सैनिकों की आवश्यकता थी। इस वजह से इन्होंने भारतीयों को एक तरह से अपनी तरफ करने के लिए उनको ये लालच दिया कि अभी हम ठीक है, आपके संविधान का निर्माण होगा, संविधान सभा बनाई जाएगी। और वायसराय लिथगो द्वारा 1940 में एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, अंग्रेज़ों द्वारा पहली बार 1940 में अगस्त प्रस्ताव में ये बात कही गई कि ठीक है, हम भारत का संविधान है वो बनाएंगे, अलग से बनाएंगे, लेकिन इसमें कहीं भी संविधान सभा का उल्लेख नहीं था। संविधान की बात थी लेकिन संविधान सभा के बारे में इसमें कहीं भी नहीं लिखा गया था। लेकिन इसमें भारत को एक औपनिवेशिक राष्ट्र या डोमिनियन स्टेट है उसी का दर्जा दिया जाना है वो स्वीकृत किया गया। प्रस्ताव में कहा गया भाई भारत एक उपनिवेश रहेगा इंग्लैंड का, ठीक है, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिए। और इस बात को लेकर इसको किसी भी पार्टी ने स्वीकार नहीं किया। इस वजह से अगस्त प्रस्ताव में संविधान निर्माण की बात है वो आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद में 1942 में एक मिशन भारत में भेजा गया। 24 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन है, इसके अध्यक्ष थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। और क्रिप्स मिशन है, इसमें पहली बार संविधान सभा की बात है उसको स्वीकार किया गया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको सिरे से नकार दिया। वजह ये थी कि मुसलमान ये चाहते थे कि अलग से राष्ट्र बने, उनको अलग से बराबर कांग्रेस के बराबर उनको
महत्व दिया जाए, जबकि मुस्लिमों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं थी। मुस्लिम लीग के सदस्य हैं वो भी कांग्रेस से कम होने के कारण, तो इस वजह से क्रिप्स मिशन है इस पर भी कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई, ना ही अगस्त प्रस्ताव से ना ही क्रिप्स मिशन से संविधान निर्माण के बारे में कोई भी बात आगे नहीं बढ़ सकी। ठीक है, इसके बाद में 1942 में सॉरी 1946 में कैबिनेट मिशन है वो भारत आया, और कैबिनेट मिशन है इसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस, जो भारत मंत्री थे। पैथिक लॉरेंस। इसके अलावा A.V. अलेक्जेंडर, और अलेक्जेंडर हैं ये नौसेना मंत्री थे। एक थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो पहले क्रिप्स प्रस्ताव लेकर आ चुके थे। ये व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, और ये तीनों ही कैबिनेट स्तर के मंत्री होने के कारण इस मिशन का नाम क्या हो गया? कैबिनेट मिशन। किसके कैबिनेट मंत्री थे ये? ये कैबिनेट मंत्री थे एटली सरकार के। ठीक, एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, और कौन सी पार्टी के थे? लेबर पार्टी। कौन सी पार्टी के हैं? लेबर पार्टी। इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कौन? विंसेंट चर्चिल। और लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री कौन बने? क्लीमेंट एटली। तो एटली ने अपने 3 कैबिनेट स्तर के मंत्री भारत भेजे। एटली थोड़े से उदारवादी प्रकृति के थे, नेहरू से इनकी अच्छी मित्रता भी थी, और इस समय तत्कालीन परिस्थितियां भी ऐसी थी कि भारत को आज़ादी देना या भारत में संविधान का निर्माण करना एक आवश्यक सी चीज़ हो गई थी। तो एटली ने अपने 3 मंत्री भेजे। नाम क्या है इस मिशन का? कैबिनेट मिशन। 1946 में, और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने कहा भाई ठीक है, भारत में संविधान सभा होनी चाहिए, किस प्रकार होनी चाहिए, क्या क्या काम होंगे, सारी चीज़ें हैं वो इसमें बताई गई। ठीक है, और इसी के आधार पर भारत की संविधान सभा का क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो भारत में जो संविधान सभा है, संविधान सभा का निर्माण है कौन सी योजना के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा की जो सदस्य संख्या है वो कितनी निश्चित की गई? 389। ठीक, कैबिनेट मिशन ने कहा भारत की संविधान सभा में अधिकतम सदस्य कितने होंगे? 389। और ये 389 हैं किस आधार पर होंगे? प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। ठीक, प्रत्येक 10 लाख पर कितने सदस्य? एक सदस्य होंगे, और टोटल कितने होंगे? 389। अच्छा, इन 389 में कुछ सदस्य हों वो तो क्या होंगे? निर्वाचित होंगे, और कुछ सदस्य क्या होंगे? मनोनीत होंगे। ठीक, निर्वाचित कितने होंगे? 296 सदस्य। मनोनीत कितने होंगे? 93 सदस्य। अच्छा, निर्वाचित का मतलब जिनका क्या होगा? चुनाव होगा। मनोनीत का मतलब जो नॉमिनेट होंगे सीधे, इनका चुनाव नहीं होगा। अच्छा, निर्वाचित में भी 2 कैटेगरियां रखी गई। 292 सदस्य हैं वो अलग हैं, और 4 सदस्य हैं वो अलग हैं। ये 4 सदस्य हैं, ये कहाँ से थे? ये चीफ कमिश्नरी प्रदेश से। ये जो 292 सदस्य हैं ये कहाँ से थे? ये गवर्नर प्रांत या ब्रिटिश प्रांत हैं वहाँ से। ठीक है, गवर्नर या ब्रिटिश प्रांत उस समय कितने थे? 9 थे। कितने प्रांत थे? 9 थे। जैसे आपका संयुक्त प्रांत है, केंद्रीय प्रांत है,
मद्रास है, बिहार है, आपका बंगाल है, उड़ीसा है, असम है, आपका पंजाब है। ठीक है, तो ये प्रांत थे। संयुक्त प्रांत से सबसे ज़्यादा सदस्य थे 55। कितने सदस्य? 55 सदस्य। चीफ कमिश्नरी प्रदेश 4 थे। आपका दिल्ली है, कुर्ग था जो वर्तमान में कहाँ पर है? कर्नाटक में है। इसके अलावा अजमेर, मेरवाड़ा है, और एक बलूचिस्तान। बलूचिस्तान वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक, तो 292 सदस्य तो इन 9 प्रांतों से आने हैं, 4 सदस्य की चीफ कमिश्नरी प्रदेश से आने हैं। ठीक है, और मनोनीत ये जो 93 सदस्य हैं ये कहाँ से थे? ये देसी रियासतों से। ठीक है, अच्छा, देसी रियासतों का मतलब, रियासतें तो ये भी हैं, ये देसी रियासतों का मतलब हुआ कि यहाँ पर शासन है वो राजा महाराजाओं का ही था। यहाँ के राजा महाराजाओं ने अंग्रेज़ों से संधियाँ वगैरह कर रखी थी, लेकिन वो सहायक संधियाँ थी। शासन है राजा महाराजाओं का था। ठीक है, और ये ऐसे प्रांत थे जहाँ पर सारा शासन है वो कौन संभालते थे? अंग्रेज संभालते थे। ठीक है, अच्छा, इन देसी रियासतों में हैदराबाद रियासत, कौन सी रियासत है? हैदराबाद रियासत। ये एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसका एक भी सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ। हालांकि हैदराबाद से 16 सदस्य हैं, संविधान सभा द्वारा निर्धारित किए गए थे कि 16 सदस्य संविधान सभा में आएंगे, लेकिन हैदराबाद रियासत से एक भी सदस्य है वो संविधान सभा में कभी शामिल नहीं हुआ। ठीक है, तो संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा का गठन है वो कौन सी योजना के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन। ठीक है, संख्या कितनी निर्धारित की गई? 389। आधार क्या रहा? 10 लाख पर एक सदस्य। इनका जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव है वो निर्वाचन और मनोनयन दोनों पद्धतियों से हुआ। निर्वाचित भी कैसे हुए? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब जो प्रांतीय सदस्य थे उन्होंने चुनाव किए इनका, और इनमें से 296 में से 292 सदस्य हैं वो ब्रिटिश शासित प्रांत या गवर्नर प्रदेशों से गवर्नर प्रदेश पूरे 9 थे। सबसे ज़्यादा है संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरेट से, और 93 सदस्य हैं वो कहाँ से थे? देसी रियासतों से। देसी रियासतों में हैदराबाद ऐसी रियासत थी जहाँ से एक भी सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ, और हालांकि इसके लिए 16 सदस्य हैं, 16 स्थान इसके लिए रखे गए थे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में आगे चलते हैं अपन संविधान सभा के बारे में और चीज़ें। संविधान सभा में जो स्थान हैं वो कैसे निर्धारित किए गए? भी कितने स्थान हैं वो कौन से वर्ग के आएंगे? तो इसमें आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी हैं। एक तो सामान्य वर्ग के लिए, मुस्लिम वर्ग के लिए और सिखों के लिए कितने स्थान हैं वो निर्धारित किए गए। सामान्य वर्ग के लिए 210, मुसलमानों के लिए 78 और सिखों के लिए 4 स्थान है वो आरक्षित रखे गए थे। कहाँ पर? संविधान सभा में। ठीक है, फिर संविधान सभा के जो चुनाव हैं वो कब हुए? जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव हैं वो संपन्न हुए, और इन चुनावों में सबसे ज़्यादा 208 सीटें हैं वो कौन सी पार्टी को मिली? कांग्रेस को। 208 सीटें कौन सी पार्टी को मिली हैं? कांग्रेस को। 73 सीटें हैं वो किसको मिली हैं? मुस्लिम लीग को। ठीक है, और 15 सीटें जो अन्य पार्टियां थी उनको मिली, और इन अन्यों में से 8 तो क्या थे? निर्दलीय। ठीक, 8 क्या हैं? निर्दलीय। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे बात करें संविधान सभा की, तो 2 चीज़ें और याद रखनी है अपने को, 2 फैक्ट और याद रखने हैं कि एक तो मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों ही संविधान सभा के सदस्य नहीं हैं। ठीक, 2 बड़े नेता, एक मुस्लिम वर्ग के, एक भारत के सबसे बड़े नेता, तो दोनों ही संविधान सभा में शामिल नहीं थे। इसके अलावा
तेज बहादुर स्प्रू और जयप्रकाश नारायण, ये दो ऐसे नेता थे जिन्होंने संविधान सभा के चुनावों के बाद में क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, याद रखना कौन से दो नेता जिन्होंने संविधान सभा के चुनाव के बाद में इस्तीफा दे दिया, तेज बहादुर स्प्रू और जयप्रकाश नारायण। ठीक है अच्छा, इसके अलावा भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर हैं, उनके निर्वाचन को लेकर भी सवाल पूछे जाते हैं। भीमराव अंबेडकर का जो चुनाव क्षेत्र है, जो निर्वाचन क्षेत्र है, वो था पूर्वी बंगाल। कौन सा था? पूर्वी बंगाल। और विभाजन के बाद में आपको पता है कि पूर्वी बंगाल है वो कहाँ आ गया, वो पूर्वी पाकिस्तान हो गया। इस वजह से भीमराव अंबेडकर हैं वो भारत की संविधान सभा में शामिल नहीं हो सकते। तो M.R. जयकर एक महाराष्ट्र प्रांत में, बम्बई प्रांत में पूना सीट थी और यहाँ के एक सदस्य थे M.R. जयकर। महात्मा गांधी के कहने पर M.R. जयकर ने इस्तीफा दिया और उनकी जगह कौन आए? भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर हैं वो बम्बई प्रांत से शामिल हुए। हालांकि पहले कहाँ से थे? पूर्वी बंगाल से, लेकिन बाद में कहाँ से शामिल किया गया इनको? बम्बई प्रांत की पूना सीट से M.R. जयकर के स्थान पर। तो ये दो तीन चीज़ें, ये फैक्ट हैं, ये याद रखने होते हैं। ठीक है, स्थानों का जो वर्गीकरण है वो भी याद रखना है, चुनाव में जो सीटें मिली वो भी याद रखनी है। इसके अलावा ये दो नेता जिन्होंने अपने पद से क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर का चुनाव क्षेत्र बंगाल था, लेकिन बाद में ये पूना सीट से M.R. जयकर के स्थान पर संविधान सभा में शामिल हुए। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं अपन कि संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी? 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15। ठीक है, 15 के नाम देखो, मैं बताऊं आपको। सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, हंसा जगजीवन मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है, एनी मेस्करन, बेगम एजाज रसूल। ठीक है, इसके अलावा आपके दक्षिणी वेलायुधन, रेणुका रोय, इसके अलावा लीला रॉय, मालती चौधरी, कमला चौधरी। ठीक है, ये याद रखना। बेगम एजाज रसूल हैं, ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ठीक है, दक्षिणी वेलायुधन है, ये एकमात्र दलित महिला थी। एनी मेस्करन है, ये रियासतों से शामिल एकमात्र महिला थी। कौन सी रियासत से थी? त्रावणकोर। कौन सी रियासत से हैं? त्रावणकोर। ये फैक्ट हैं, थोड़े से अपने को याद रखने हैं। इनके नाम नहीं याद रहें कोई दिक्कत नहीं, अगर याद रहें तो अच्छी बात, नहीं याद रहें तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, टोटल महिलाएं कितनी हैं? 15 महिलाएं। ठीक है, इसके अलावा संविधान सभा में राजस्थान से
कितने व्यक्ति गए? 13 व्यक्ति। देखो मैं आपको नाम बताऊं, जसवंत सिंह, ठीक है, इसके अलावा बलवंत सिंह मेहता, ठीक है, हीरालाल शास्त्री, राय बहादुर सिंह, माणिक्यलाल वर्मा, वीटी कृष्णमाचारी, गोकुललाल असावा, दलेल सिंह, सरदार सिंह, जय नारायण व्यास, ठीक है, मुकुट बिहारी भार्गव, ये आपके अजमेर मेरवाड़ा से शामिल थे, ठीक है। एक बाद में जुड़े आपके CS वेंकटाचारी, ठीक है। तो ये राजस्थानी सदस्य हैं। राजस्थान से कितने सदस्य शामिल थे? अगर नाम याद रहें तो ठीक है, नाम याद नहीं रहते हैं तो इसके बाद में अपन जैसे ही अपनी क्लास हो जाएगी, एक टॉपिक जैसे संविधान सभा की क्लास ख़त्म होगी तो संविधान सभा होने के बाद में अपन संविधान सभा के MCQ करेंगे। वो भी आपका इसके बाद में जैसे जैसे टॉपिक ख़त्म होता रहेगा अपन MCQ करते रहेंगे। और फिर इसके बाद में इनको याद करने का जो तरीका है, इनकी जो ट्रिक है, वो भी आपको साथ साथ में बताता रहूँगा। एकदम ईजी वे में याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें संविधान सभा की, आगे और बात करें तो देखो आपकी मुस्लिम लीग और जो देसी रियासतें हैं, इन दोनों ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। संविधान सभा के चुनाव हो गए, चुनाव के बाद में मुस्लिम लीग और देसी रियासतों ने दोनों ने संविधान सभा का बहिष्कार किया और दोनों ही इसमें शामिल नहीं हुई। और संविधान सभा की पहली बैठक है वो कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। इस पहली बैठक में ना तो मुस्लिम लीग शामिल हुई, ना ही रियासतें शामिल हुई, और इसमें एक सदस्य थे 211। कितने सदस्य हैं? 211। तो इस पहली बैठक को लेकर, पहला अधिवेशन का पहला दिन है, पहली बैठक है, इसको लेकर चर्चिल ने एक स्टेटमेंट दिया और चर्चिल ने ये कहा कि ये एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। जिसकी दुल्हन क्या है? गायब है। किसने दिया ये स्टेटमेंट? विंसेंट चर्चिल, ठीक है। हालांकि दुल्हन गायब होना कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल खूब दुल्हनें गायब हो जाती हैं। पता चला दुल्हन पार्लर गई है, पार्लर से वापस आई नहीं, शायद वो रास्ता भूल जाती होंगी बीच में ना, ठीक। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इसमें टोटल सदस्य कितने थे? 211 सदस्य। महिलाओं की बात करें इनमें तो महिलाएं मात्र कितनी थी? 9। महिलाएं कितनी थी? 9, ठीक है। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन वो अध्यक्ष कैसे थे? अस्थायी, टेम्परेरी, ठीक। सेम जैसे आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बात करें अपन, तो जैसे लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर होता है, इट इज सेम प्रोटेम स्पीकर की तरह ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अच्छा, इन्हीं को क्यों बनाया? वरिष्ठता के आधार पर बनाया। और सच्चिदानंद सिन्हा है, इनके 2 ही काम थे जैसे प्रोटेम स्पीकर को होते हैं कि एक तो सारे सदस्यों को संविधान सभा की सदस्यता की शपथ दिलवाना, इसके अलावा अगली बैठक है उसकी घोषणा करना,
और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के चुनाव करवाना। ठीक है। इसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसको चुन लिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। कब? 11 दिसंबर 1946 को। अच्छा, इसी दिन संविधान सभा का उपाध्यक्ष भी चुना गया। किनको? H.C. मुखर्जी को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। उपाध्यक्ष कौन? H.C. मुखर्जी। और बाद में एक और व्यक्ति थे जिनको उपाध्यक्ष बनाया गया था, वो कौन थे? V.T. कृष्णमाचारी। V.T. कृष्णमाचारी। ठीक है। इनको क्या बनाया गया? संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। अच्छा, इसी दिन संविधान सभा का एक मुख्य सलाहकार भी नियुक्त किया गया। एक सलाहकार समिति बनाएगी, उसके अध्यक्ष बनाए गए मुख्य सलाहकार के रूप में। किनको बनाया गया? सोचो, B.N. राव। B.N. राव। ठीक। खास बात, B.N. राव हैं, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक। संविधान सभा के मुख्य सलाहकार जो B.N. राव हैं वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और B.N. राव ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को गौरवान्वित किया। कब किया? ये बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, जिसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति भी कौन थे? B.N. राव थे। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें याद रखना। मुस्लिम लीग और रियासतों ने पहले अधिवेशन में संविधान सभा का बहिष्कार किया है। पहला अधिवेशन या पहली बैठक कब हुई है? 9 दिसंबर 1946 को। टोटल सदस्य कितने शामिल हुए? 211। महिलाएं कितनी हैं? 9। और चर्चिल ने कहा कि एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हनी क्या है? गायब है। ठीक। स्टेटमेंट पूछ ली जाते हैं। जैसे चलो आपके लिए एक सवाल आप बताओ कि कैबिनेट मिशन के बारे में ये किसने कहा कि ये अंग्रेजों द्वारा प्रस्तुत की गई अब तक की सबसे अच्छी योजना थी? बताना। किस भारतीय ने ये कहा कि कैबिनेट मिशन अंग्रेजों द्वारा पेश की गई अब तक की सबसे अच्छी योजना है? किसने कहा था ये? महात्मा गांधी ने। ठीक है। तो याद रखना ये चीज़। अच्छा, इसके बाद में पहले अधिवेशन में सच्चिदानंद सिन्हा हैं, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है। फिर 11 दिसंबर को जब बैठक हुई तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। H.C. मुखर्जी उपाध्यक्ष बने। इसी दिन B.N. राव हैं, इनको सलाहकार नियुक्त किया गया। और बाद में V.T. कृष्णमाचारी हैं, उनको संविधान सभा का दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया। ठीक। अच्छा, इसके अलावा कोई ये पूछ ले कि संविधान सभा के मुख्य प्रवक्ता कौन थे, तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, संविधान सभा के क्या हैं? मुख्य प्रवक्ता है। अच्छा, सचिव कौन थे? संविधान सभा के मुख्य सचिव, तो ये याद रखना H.V.R. आयंगर। एक और जगह इनका नाम आता है कि जब 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया, तब उनके निर्वाचन अधिकारी हैं वो कौन थे? तो H.V.R. आयंगर, जो संविधान सभा के सचिव थे, वो उनके निर्वाचन अधिकारी थे। ठीक है। ये चीज़ भी याद रखना आप। अच्छा, इसके बाद में संविधान सभा है, इसका अगला अधिवेशन, अगली बैठक 13 दिसंबर। अधिवेशन की बात करें तो टोटल अधिवेशन हुए थे 11, और पहला जो अधिवेशन है वो 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक चला था। ठीक। ये बैठकें हैं, बैठकें हुई हैं टोटल 166, अधिवेशन हुए हैं टोटल 11। ठीक। वाचन कितने हुए हैं? 3। तो 13 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा
13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस बैठक में क्या पेश किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव। क्या रखा गया? उद्देश्य प्रस्ताव। हालांकि इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। इसको स्वीकृत कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। पेश कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। अच्छा, यहाँ से एक और सवाल बनता है कि इस उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान का कौन सा भाग है वो इसी पर आधारित है? तो अपने देश के संविधान की प्रस्तावना है। वो किस पर आधारित है? उद्देश्य प्रस्ताव पर। इसी वजह से प्रस्तावना को किस नाम से जाना जाता है? उद्देशिका के नाम से। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तावना का दार्शनिक जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दार्शनिक जनक। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में और चीज़ याद रखनी है अपने को। एक फैक्ट और याद रखना है। मैंने अभी बताया कि टोटल अधिवेशन कितने हुए, बैठकें कितनी हुई और वाचन कितने हुए। तो देखो, संविधान सभा के आपसे कोई अधिवेशन पूछे तो अधिवेशन हुए हैं 11। टोटल बैठकें पूछे तो 166। और अगर वाचन पूछें तो कितने हुए? 3। 3 वाचन कब कब हुए? देखो, पहला वाचन है संविधान का वो 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। ठीक, संविधान का पहला वाचन कब हुआ है? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन कब हुआ है? 15 नवंबर 1948 से लगाकर 17 अक्टूबर 1949 तक। ठीक, दूसरा वाचन काफ़ी लंबा चल गया। और तीसरा वाचन कब हुआ? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। ठीक, संविधान के कुल वाचन कितने हुए हैं? 3। अधिवेशन कितने हुए हैं? 11। बैठकें कितनी हुई? 166। ये चीज़ भी अपने को याद रखनी है। कई बार ऐसे फैक्ट भी पूछ लिए जाते हैं या सुमेलित कोई करवा ले, तो ये चीज़ें याद में रखनी है। ठीक है। इसके अलावा अगली चीज़ अपने को याद रखनी है कि जो संविधान सभा है उसकी बाकी जो समितियां हैं, छोटी छोटी अलग कई समितियां बनाई गई, कई बड़ी समितियां थी। तो अपने को ख़ास तौर से बड़ी 1-2 छोटी समितियां हैं वो याद रखनी है। समितियों का मतलब समिति थी, उसका अध्यक्ष कौन था? सवाल यहीं से पूछा जाता है कि फलानी समिति है, इसका अध्यक्ष कौन है? तो ये चीज़ भी अपने को याद रखनी है। ठीक है। अच्छा, समितियों की बात करें तो जैसे संघीय समिति या संघीय संविधान समिति, एक संघीय शक्ति समिति, राज्यों के लिए समिति। इन तीनों ही समितियों के अध्यक्ष अगर आपसे कोई पूछ ले तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। इसके अलावा जैसे आपसे पूछे कि प्रांतीय समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, इन तीनों समितियों के अध्यक्ष अगर आपसे कोई पूछ ले तो वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। फिर इसके अलावा जैसे नियम समिति, नियम एवं प्रक्रिया समिति। इसके अलावा एक थी संचालन समिति। इसके अलावा एक और समिति थी झंडा तदर्थ समिति। इन तीनों के अध्यक्ष अगर आपसे कोई पूछ ले तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, नियम प्रक्रिया संचालन और झंडा तदर्थ के कौन है?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, ये याद रखना, कई जगह एक दो किताबों में भी कई जगह लिखा हुआ है, पुरानी कोई लूसेंट वगैरह या कोई और कोई किताबें, तो उनमें ये लिख दिया गया है कि झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। तो आप याद रखना कि जे.बी. कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष तो दूर की बात है, ये झंडा समिति के सदस्य भी नहीं थे। ठीक है, जे.बी. कृपलानी झंडा समिति के सदस्य भी नहीं थे। तो छोटी समितियां हैं, उनके अध्यक्ष आपको याद रखने हैं। उप समितियां थी, एक तो मौलिक अधिकार उप समिति, ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। एक थी अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष पूछ लें तो कौन थे आपके? सॉरी, वीटी नहीं, ये टीटी है। अच्छा, इनमें भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, वीटी और टीटी का। कृष्णमाचारी, ठीक है, याद रखना आपको, H.C. मुखर्जी, कृष्णमाचारी। ठीक है, वीटी ही है, ये टीटी बाद में है। ठीक है, अच्छा चलो इसका एक तरीका बताऊं आपको याद रखने का, कि उप का मतलब अंग्रेजी में जैसे वाइस, उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन, तो उप वाइस वी से बनता है, उप वाइस, ऐसे याद रह जाएगा। वीटी कौन थे? वीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, एक और समिति, महत्वपूर्ण समिति थी, संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति, और उस समिति का नाम क्या है? प्रारूप समिति। इसका गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति है, इसमें टोटल सदस्य कितने थे? 7। इस समिति को ब्लूप्रिंट कमेटी, ठीक है, इसी को आपके ड्राफ्ट कमेटी, ड्राफ्ट कमेटी से सवाल आया हुआ है आपके आरपीएससी में। इसके अलावा इसी को मसौदा समिति, ठीक, इन नामों से भी जाना जाता है। कौन सी समिति को? प्रारूप समिति को। और इसमें टोटल सदस्य कितने हैं? 7। गठन कब हुआ है? 29 अगस्त 1947 को। और इसके सदस्यों की बात करें तो पहले सदस्य कौन हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और ये प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष। ठीक है, भीमराव अंबेडकर, तो सबसे बड़े विद्वान संविधान समिति के अपन कह सकते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अच्छा, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। ठीक है, तीसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे हैं एन गोपाल स्वामी आयंगर। पांचवें सदस्य हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, छठे सदस्य बात करें अपन एन माधवराव। ये शुरुआत में नहीं थे, किसकी जगह आए हैं ये? बी.एल. मित्तर, और इन्होंने अपने पद से क्या दे दिया था? इस्तीफा। सातवें सदस्य कौन हैं? ये थे टी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, और ये किन की जगह आए?
डीपी खेतान की जगह इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक, टीटी बाद में आई। आपको पता है टीटी तो बाद में आता है, ये ट्रेन चलने के बाद में, सफ़र स्टार्ट होने के बाद में टीटी आता है। ये थोड़ी चढ़ने से पहले टीटी आपको चेक करें, टीटी बाद में आए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ याद रखना आप कि ये जो के.एम. मुंशी हैं, कौन सी पार्टी से हैं? कांग्रेस से। ठीक है, इसके अलावा ये टीटी कृष्णमाचारी हैं, ये भी कौन सी पार्टी से हैं? कांग्रेस से। ठीक, तो संविधान सभा में ये पूछ ले कोई क्या हो गया कलर में, कि कौन से दो सदस्य कांग्रेस से हैं, तो एक तो के.एम. मुंशी और एक टीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, इसके अलावा एकमात्र मुस्लिम लीग से शामिल सदस्य या एकमात्र मुस्लिम सदस्य कोई पूछे तो कौन है? देखो, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, प्रारूप समिति गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। टोटल सदस्य कितने हैं? 7। अध्यक्ष कौन है? भीमराव अंबेडकर हैं। के.एम. मुंशी, कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी आयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, टी.टी. कृष्णमाचारी, ये संविधान समिति प्रारूप समिति के बाकी सदस्य थे। ठीक है, और इसे ब्लूप्रिंट ड्राफ्ट या मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, अच्छा, संविधान सभा द्वारा और कौन कौन से काम किए गए? संविधान सभा है, इसने 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने क्या अपनाया? राष्ट्रध्वज। ठीक, राष्ट्रध्वज कौन सा अपना? तिरंगा। ठीक, राष्ट्रध्वज को अपनाया और राष्ट्रध्वज। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। इसका डिजाइन तैयार करने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन थे? पिंगली वेंकैया, आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने राष्ट्रध्वज का डिजाइन है वो तैयार किया। ठीक है, इसके अलावा 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी। ठीक, और संयोग से देखिए आज हिंदी दिवस भी है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। कब से? 14 सितंबर 1949 से। हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है। संविधान के कौन से भाग में है? भाग 17 में है। और अनुच्छेद किस में है? 343 में। ठीक, अनुच्छेद 343 भाग 17 के तहत हिंदी भारत की क्या है? हिंदी भारत की राजभाषा है। ठीक है, तो ये याद रखना। ये काम भी किसने किया है? संविधान सभा ने। इसके अलावा देखो एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, ये जो संविधान सभा है ये दोपहर के बाद में एक सरकार के रूप में या जो वर्तमान संसद है उसके रूप में भी काम किया करती थी। ठीक है, और जब संविधान सभा है ये अस्थायी संसद या लोकसभा के रूप में जब कार्य किया करती थी तो इसकी अध्यक्षता कौन किया करते थे? तब इसके अध्यक्ष होते थे जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर हैं, ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष रहने का काम रिकॉर्ड भी इन्हीं का है। इसके अलावा पद पर रहते हुए मृत्यु है वो भी किनकी हुई? जी.वी. मावलंकर। ठीक, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो जब सरकार के रूप में काम करती संविधान सभा तो अध्यक्षता कौन किया करते थे? जी.वी. मावलंकर। अच्छा, इससे पहले भी जब भारत को आज़ाद करने की घोषणा हुई, जब कैबिनेट मिशन भारत आया
तो इसके बाद में भी आपको पता है कि भारतीयों को एक अंतरिम सरकार गठित करने का अवसर दिया गया था। आपने पढ़ा होगा अंतरिम सरकार। इसकी घोषणा कब होगी थी? 24 अगस्त 1946 को। और अंतरिम सरकार है, इस अंतरिम सरकार का गठन कब हो गया था? 2 सितंबर 1946 को। सवाल पूछा जा सकता है, अंतरिम सरकार है, इसमें सदस्य कितने थे? ठीक है, अंतरिम सरकार है, इसमें टोटल सदस्य कितने थे? 15 सदस्य। फिर इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का सवाल आ सकता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, तो अध्यक्ष तो कौन थे? लॉर्ड वेवेल। और उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक, तो ऐसे ही संविधान सभा है, वो संविधान निर्माण का काम भी कर रही थी। बाद में आपको पता है यही जो 14 सदस्य थे भारतीय थे, इनमें से लगभग 9 या 10 सदस्य हैं बाद में ये भारत के पहले मंत्रिमंडल में भी शामिल हो गए थे। ठीक, तो संविधान सभा है, जब संसद का काम करती थी तब उसकी अध्यक्षता किया करते थे जीवी मावलंकर। इसके बाद में 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा का तीसरा वाचन है जब समाप्त हुआ, तो 26 नवंबर को 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए और भारत के संविधान को क्या कर लिया गया? स्वीकृत कर लिया गया। भारत के संविधान को स्वीकृत कर लिया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। अच्छा, 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाने की भी घोषणा कर दी गई। कौन सा दिवस? विधि दिवस। लेकिन 2015 से, जब भीमराव अंबेडकर का 125वां बर्थडे था 2015 में, तो इस उपलक्ष्य में 2015 से विधि दिवस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? संविधान दिवस। अब वर्तमान में 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं अपने? संविधान दिवस के रूप में। पहले किस रूप में मनाते थे? विधि दिवस के रूप में। तो 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए और संविधान इसको स्वीकृत कर लिया गया। लेकिन इस दिन संविधान लागू नहीं हुआ। ठीक है, लागू कितने अनुच्छेद हुए? टोटल अनुच्छेद 16। और किस अनुच्छेद के तहत हुए? तो अनुच्छेद 394 के तहत। ठीक, 394 को अगर छोड़ दें तो बाकी 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए और 394 को शामिल करने तो कितने हो जाएंगे? 16। ये कौन कौन से थे? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, इसके अलावा आपके 60 है। ठीक है, 324 था, 366 है, 367 है, 388 है, इसके अलावा आपका 379 भी था। ठीक है, इसके अलावा 391 है, 392 है, 393 है। ठीक है, इनमें से हालांकि सवाल पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा याद रखना। जैसे 5 से लेकर 9 तक किसके बारे में है? नागरिकता के बारे में, 60 में शपथ के बारे में, 324 किसके बारे में? विशेष शक्तियाँ वगैरह। तो ये अपन बाद में आगे डिटेल में बात करते रहेंगे। लेकिन ये याद रखना कि अनुच्छेद 394 के तहत 15 अनुच्छेद हैं वो इस दिन लागू कर दिए गए और 394 को शामिल करने तो कितने हो गए? 16। कब? 26 नवंबर 1949 को। तो पूरा संविधान है उसको लागू क्यों नहीं किया गया? इसको इस वजह से लागू नहीं किया गया कि 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ ये, और इसमें ये घोषणा कर दी गई कि हम प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। और इसके बाद में जब 26 जनवरी 1930 आई तो उस दिन स्वाधीनता दिवस मनाया गया। स्वाधीनता कह दो, स्वतंत्रता कह दो। तो आपसे अगर कोई ये पूछे कि पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो 26 जनवरी 1930 को पंडित नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया। ठीक है, तो उस दिन के ऐतिहासिक महत्व को, उस पर्व को वापस उसी रूप में मनाने के लिए संविधान लागू करने का जो दिन है वो कौन सा निर्धारित किया गया? 26
जनवरी, जबकि संविधान बनकर कब तैयार हो गया है? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 तक संविधान निर्माण में जो समय है वो कितना लगा है? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक, संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, खूब लंबा समय होता है। ठीक, इसको लेकर संविधान निर्माण के समय को लेकर संविधान सभा की आलोचना भी हुई। ठीक, अच्छा, बात करें, मैं 2-4 और स्टेटमेंट बताऊं आपको कि संविधान सभा की आलोचना, तो एक तो इसके समय को लेकर हुआ, समय वो भी ज़्यादा लगा, इसके अलावा धन है वो भी खूब खर्च हुआ। कितना हुआ? 64 लाख, 64 लाख के लगभग। ठीक, और 60 देशों का अध्ययन किया गया, 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। ठीक, समय कितना लग गया? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इसको लेकर एक संविधान सभा के एक सदस्य हैं निराजुद्दीन अहमद। ठीक, इन्होंने संविधान सभा को एक संज्ञा दी है अपवहन समिति। अपवहन समिति, कोई पूछ ले कि संविधान सभा को अपवहन समिति किसने कहा? निराजुद्दीन अहमद ने। क्यों कहा? एक तो समय खूब लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लग गया, धन भी खूब लगा, 64 लाख के लगभग खर्च आया। लेकिन ये क्यों आया? क्योंकि संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, उसमें से अच्छी चीज़ें, अच्छी भी कौन सी, जो अपने देश, मान लो कई जगह अच्छी चीज़ें थी लेकिन अपने देश में लागू होना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अपना देश विविधताओं वाला देश है। ये भौगोलिक क्षेत्र पर अलग है। ठीक है, इसकी सामाजिक संस्कृति है वो अलग है, परंपराएं अलग हैं, लोग अलग हैं, खूब लंबा चौड़ा देश। तो इस वजह से संविधान को लागू करना, उसमें कौन सी चीज़, फिर उन पर तर्क वितर्क करना, वाद विवाद, पक्ष विपक्ष में वाचन, सारी चीज़ें हैं। तो लंबी प्रक्रिया होने के कारण संविधान निर्माण में इतना समय लगा। अच्छा, इसके अलावा एक सदस्य थे ग्रेनविले ऑस्टिन, अंग्रेज। ग्रेनविले ऑस्टिन ने संविधान सभा के बारे में कहा कि यह एक दलीय राष्ट्र का एक दलीय निकाय है। कांग्रेसी सभा है या सभा ही कांग्रेस है, और कांग्रेस ही क्या है? भारत है। ठीक है, ये किसने कहा? ग्रेनविले ऑस्टिन ने। लॉर्ड विस्काउंट ने क्या कहा है? लॉर्ड विस्काउंट ने कहा कि यह हिंदुओं का निकाय है। संविधान सभा को क्या नाम दिया? हिंदुओं का निकाय। ठीक, अच्छा, एक दलीय निकाय का मतलब ये हुआ कि कांग्रेस ही सब कुछ है। लेकिन आपको पता है, जैसे अपन बात करें कि प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी संविधान सभा की, और उसमें टोटल सदस्य 7 हैं, जिसमें से कांग्रेस के तो केवल कितने सदस्य हैं? 2। कौन कौन? KM मुंशी और TT कृष्णमाचारी। ठीक, वो भी TT भी बाद में शामिल हुए। अच्छा, लॉर्ड विस्काउंट ने कहा हिंदुओं का निकाय है, तो हिंदुओं का निकाय कैसे हो गया? इसमें तो सारे धर्मों के लोग थे, इसमें सारे धर्मों के, सिख, ईसाई, मुसलमान सारे शामिल थे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा संविधान को लेकर भी आलोचना हुई, और संविधान के लिए एक सदस्य सर आइवर जेनिंग्स, न केवल संविधान सभा बल्कि संविधान को लेकर भी आलोचनाएं हुई, और अंग्रेजों ने कहा ये क्या संविधान बनाया है। आइवर जेनिंग्स ने कहा कि ये संविधान क्या है? वकीलों का स्वर्ग है। क्या है? वकीलों का स्वर्ग है। क्यों है? क्योंकि इसको बनाने वाले सारे क्या थे? वकील। ये बात भी सही नहीं है, सारे वकील नहीं थे, हाँ ज़्यादातर वकील थे। और जैसे भीमराव अंबेडकर, KM मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, दोनों बाप बेटे संविधान सभा में शामिल थे। आपके BN राव वगैरह हैं।
और इसी वजह से अपने देश का संविधान है ये, इसकी भाषा है वो जटिल है, क्लिष्ट भाषा है। क्यों है? क्योंकि इसका निर्माण करने वाले कौन हैं? अच्छे वकील हुआ करते थे। तो वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है? आइवर जेनिंग्स ने। चलिए आगे बात करते हैं संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950। अब कई इसको अधिवेशन बता देते हैं, तो बैठकों की संख्या एक कम हो जाएगी, अधिवेशन की एक बढ़ जाएगी। हालांकि ये बैठक ही थी। अच्छा, 24 जनवरी 1950 को हुई। इस दिन 2-3 चीज़ें और हुई। एक तो इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का क्या बनाया गया? प्रथम राष्ट्रपति। ठीक, पहले राष्ट्रपति कौन बने भारत के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब से? 24 जनवरी 1950 से। इसी दिन भारत का राष्ट्रगान कौन सा? जन गण मन, इसको अपनाया गया। इसके अलावा राष्ट्रगीत है, कौन सा है? वंदे मातरम, इसको अपनाया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, इसको स्वीकृत कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन संविधान सभा का क्या हो गया? अंत भी हो गया। ठीक है। और इसके बाद में 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण देश में भारत का संविधान क्या हो गया? लागू हो गया। ये लागू होते ही भारत क्या हो गया? गणतंत्र राष्ट्र बन गया। गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होकर जनता द्वारा निर्वाचित होता है उसको क्या कहते हैं? गणतंत्र। और भारत में राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? जनता द्वारा। भले ही वो अप्रत्यक्ष रूप से होता हो, लेकिन भारत में राष्ट्रपति का चुनाव वंशानुगत नहीं होता। इसलिए भारत क्या एक गणतंत्र राष्ट्र है। या कभी कोई आपसे ये पूछ ले कि भारत में गणतंत्र का प्रतीक क्या है? एक संविधान है, एक नागरिकता है, इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता है, या राष्ट्रपति है, कुछ भी दे दे तो याद रखना राष्ट्रपति गणतंत्र का प्रतीक है। ठीक है, तो ये थी संविधान सभा। और इसके बाद में अपन कल इससे अगला टॉपिक उसकी चर्चा करेंगे, और इसके MCQ वगैरह हैं वो अपने कल की क्लास में देखेंगे। तब तक आप एक बार ढंग से इन चीज़ों को देखें। सारे फैक्ट हैं लगभग मैंने इंक्लूड किए हैं, और ढंग से इसको याद करने को CET में निश्चित रूप से ये क्लास है आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। धन्यवाद।